देखो सारा, मेरा दिमाग मत खराब करो। मेरी बात गौर से सुनो और समझने की कोशिश करो। असफल ने पेशानी पर आए पसीने को साफ करते झिंझलाकर फोन पर कहा, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। मैंने प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ जो भी काम किया या जो भी तुम्हारी मदद की, वो सब सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह थी। खुदा के लिए तुम उसे कोई और रंग मत दो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए वैसे भी कोई जज्बात नहीं है। 27 साल असफन जो पेशे के एतबार से तो एक माहिर नक्शा नवीस था और दफ्तर में बड़ी बड़ी इमारतों के पेचीदा डिजाइन बनाता था, लेकिन इस वक्त अपने ही घर के नक्शे में बुरी तरह फंस चुका था। घर में उसे सब कामचोर और सोच समझते थे। हालांकि वो निजी कंपनी में दिन रात मेहनत करता था, मगर घर के बड़ों, खासतौर पर दादा जान और चच्ची के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती थी। कमरे में हब्स बढ़ता जा रहा था। असद की बेचैनी उससे कहीं ज्यादा थी। वो फोन कान से लगाए कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर काट रहा था। दूसरी तरफ से सारा की मुसलसल बोलने की आवाज आ रही थी, जिसने असफन के आसाब तोड़ दिए थे। बस बहुत हो गया सारा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपनी कजन मनाहिल को पसंद करता हूँ और हमारी मंगनी होने वाली है। असफल ने ये झूठ इतनी रवानी से बोला कि उसे खुद भी एक लम्हे के लिए यकीन नहीं आया। उसने फोन काटा ही था कि पीछे से जोरदार ताली बजने की आवाज आई। असफल का दिल हलक में आ गया। उसे पलट कर देखा तो चच्ची शमीम, जिस घर की होम मिनिस्टर समझी जाती थी, दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। असफी की होश उड़ गया। वो हकलाते हुए बोला, चच्ची, वो दरअसल बात यह है कि चच्ची ने फौरन हाथ उठाकर उसे खामोश करवाया और चीखते हुए बाहर भागी। अरे सुनते हो सब, हमारे असफी ने आखिरकार अपने दिल की बात कह दी। लड़का मनाहिर पर लट्टू है। असफन सर पकड़कर वहीं कालीन पर बैठ गया। या खुदा, ये मैंने किस मुसीबत को दावत दे दी। अब वो चुड़ैल नाहिर मुझे कच्चा चबा जाएगी। या अल्लाह मुझे बचा ले। अब मैं उस चलती फिरती नफसियाती मशीन का मुकाबला कैसे करूंगा। वो तो मेरे झूठ का 1 मिनट में तजजिया करके रख देगी। असलम ने सर थाम कर खुद कलामी की और सामने खड़े बशीर को देखकर अपना दुखड़ा रोया। तुम हंस रहे हो बशीर? तुम्हें नहीं पता, वो मनाहिल नफ्सियात पढ़कर खुद को डॉक्टर समझती है और हर वक्त दूसरे के दिमाग पढ़ती रहती है। और उधर दादा जान जो घर को भी सरकारी दफ्तर की तरह डिसिप्लिन से चलाते हैं। अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो मेरा कोर्ट मार्शल कर देंगे। बशीर ने ट्रे मेज पर रखते हुए शरारत से पूछा, छोटे साहब, तो क्या ये जो खबर मैंने सुनी है झूठ है? असलम ने उसे घूरा। तुमने क्या सुना? और ये चच्ची शमीम कहाँ गई है? बशीर ने हंसते हुए जवाब दिया कि बेगम साहिबा तो मिठाई ढूंढ रही है। वो कह रही थी कि आज तो उसवी को पसंद का ऐलान करके रहेंगी। असलम ने घबरा कर बशीर का हाथ पकड़ लिया कि बशीर, खुदा का वास्ता है, जाओ कुछ भी करो, चच्ची को रोको। कह दो मुझे दौरा पड़ गया, बस उन्हें लाउंज में जाने से रोको। बशीर ने मासूमियत से सर हिलाया, लेकिन साहब, झूठ बोलना गुनाह है और वैसे भी मनाहल बीबी आपके लिए ठीक है। वो डॉक्टरों की तरह आपका दिमाग ठिकाने लगा देंगी। असलन ने तकिया उठाकर उसे मारा कि दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे तुमसे उम्मीद लगाना ही बेकार था। उफ खुदा, इस घर में कोई ढंग का काम नहीं होता। नाहिल ने अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टी लेटे रिसाला पढ़ते उसे बंद करके पड़े फेंका और छत को कूदने लगी। वो शदीद बोरियत का शिकार थी और उसका दिल चाह रहा था कि किसी से लड़ाई हो जाए या कोई हंगामा खड़ा हो जाए। अभी वो ये सोच ही रही थी कि जाकर दादाजान को तंग करती हूँ या फिर किचन में बावर्ची को हुक्म चलाती हूँ कि बाहर से शोर की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मेला लगा हो। अरे वाह, लगता है मेरी दुआ कबूल हो गई है, कोई हंगामा होने वाला है। नाहल ने खुश होकर कान खड़े किए और छलांग लगाकर बिस्तर से उतरी। दुपट्टा गले में डालकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी ताकि देख सके कि बाहर खिचड़ी क्या पक रही है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अभी? बाहर निकलते ही नाहल की टक्कर अपनी छोटी बहन रिमशा से हुई, जिससे घबरा कर उसे रोका। क्यों, ये घर तुम्हारे नाम हो गया है क्या जो मैं यहाँ नहीं फिर सकती? नाहिल ने उसे घूरते हुए रास्ता मांगा। नहीं, वो बात नहीं है, बस नीचे जाओ, लाउंज में जाने से पहले ना हेलमेट पहन लीजिएगा, हालात खराब है। रिमशा ने मुश्किल हंसी रोक कर मशवरा दिया। हेलमेट?
क्या दादाजान क्रिकेट खेल रहा है? नाहिल ने हैरत से उसे देखा और रिमशा को धक्का देकर सीढ़ियां उतरने की बजाय लॉन की तरफ मुड़ गई कि पहले जरा ताजा हवा खा लो, फिर देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है। क्या कर रही हो, अंधी हो क्या? मेरा सारा सूट बर्बाद कर दिया। असलम ने लॉन में खड़े चीखते हुए अपने भीगे हुए कपड़ों को देखा, जिस पर मनाहिल ने पाइप का रुख मोड़ दिया था। मनाहिल ने बड़ी मासूमियत से पाइप नीचे किया और बोली, ओ सॉरी असफी भाई, मुझे लगा वो कोई सूखा हुआ दरख्त खड़ा है जिसे पानी की अशद जरूरत है। असलम ने गुस्से से पानी झटते हुए कहा, तुम्हें मैं दरख्त नजर आ रहा हूँ? अब मैं दफ्तर कैसे जाऊंगा? तुमने जानबूझकर किया है ना ये? नाहिल ने कंधे झुकाकर इत्मीनान से जवाब दिया कि देखो असली भाई, गुस्सा मत करो। माहिर नफ्सियात कहते हैं कि सुबह सुबह ठंडे पानी का शॉवर लेने से दिमागी तनाव कम होता है, और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम्हें इस इलाज की बहुत जरूरत थी। असद ने दांत पीस कर उंगली उठाई कि तुम बाज आ जाओ, वरना मैं चच्ची को बता दूंगा। इस पर मुनाहिल हंस पड़ी कि जाओ, शिकायत लगाओ। वो डरपोक कहेंगे, अब यूं भीगी बिल्ली बनकर जाओगे तो चच्ची और हंसेंगी। असद पैर पटकता हुआ वापस अंदर भागा कि मैं कपड़े बदलने जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और मुनाहिल भी मुस्कुराती उसके पीछे लाउंज की तरफ चल पड़ी। क्या चल रहा है यहाँ? सब ऐसे क्यों बैठे हैं जैसे किसी की फातिहा ख्वानी हो? नाहिल ने लाउंज में कदम रखते हुए मेज से एक गर्म समोसा उठाया और मुंह के करीब ले जाते सवाल दागा, जहां पूरा खानदान पुरस्कार खामोशी के साथ बैठा था। उसी लम्हे असवन भी सीढ़ियों से नीचे उतरा, जिसने अभी अभी गीले कपड़े बदल कर नया कुर्ता पहना था, मगर उसकी नजरें झुकी हुई थी, जिसे चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। बरखुरदार, तुमने हमें बताया नहीं और सीधा अपनी चच्ची को खबर सुना दी। दादाजान ने गला खनकारते हुए असलम की तरफ देखा। कैसी खुशखबरी? क्या सफी बाई की नौकरी निकाल दिया गया है? नाहिल ने हैरत से असलम को देखा। अरे नहीं मेरी भोली गुड़िया, असफी ने इकरार कर लिया कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। अब तुम दोनों की मंगनी होने वाली है। चच्ची शमीम ने खुशी से ताली बजाई। नाहिल के हाथ से गर्म समोसा छूट कर सीधा प्लेट में गिरा और चटनी उछलकर असलम के अभी अभी बदले हुए साफ कुर्ते पर जा लगी। दादाजान ये झूठ बोल रहे हैं, मेरी और इनकी तो गलती ही नहीं। ये मुझे चुड़ैल कहते हैं और मैंने काम चोर। नाहिल ने आंखें फाड़ कर चीखते हुए दादाजान को देखा। असलम ने फौरन बात संभाली, क्योंकि उसे सारा के फोन से बचना था और वो जानता था कि अगर इस वक्त इनकार किया तो चच्ची शबीन की जासूसी उसे मरवा देगी। वो जल्दी से बोला, अरे नहीं मुनाहिर, वो तो मैं प्यार से कहता हूँ ना, असल में तो दिल ही दिल में तुमसे मुतासिर हो गया हूँ। असलम ने कहते ही मेज के नीचे से नाहिल के पाँव पर जोर से अपना पाँव मारा ताकि वो चुप रहे। नाहिल दर्द से बिलबिलाई। दादाजान ने फिक्रमंदी से पूछा, क्या हुआ बेटी? नाहिल ने असलम को खूंखार नजरों से देखा और दांत पीसते बोली, कुछ नहीं दादाजान, बस खुशी से पाँव सुन हो गया था। जी शायद ये सच कह रहे हैं। नाहिल ने दिल पर पत्थर रख कर कहा, क्योंकि असलम की आंखों में से अजीब सी इल्तजा नजर आई थी। दादाजान ने खुश होकर फैसला सुनाया, बस भी ठीक है, अगले हफ्ते दोनों का निकाह होगा, मिठाई बांटो। नाहिल और असलम दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। अगले हफ्ते? दोनों ने एक साथ चीख कर कहा। दादाजान ने हुक्के का कश लगाया, हाँ, नेक काम में ताखीर कैसी? चची शमीन फौरन लड्डू असलम के मुंह में ठोंस गई। मुबारक हो मेरे शेर। और असलम का दम जैसे घुटने लगा। नाहिल ने उसे घूरते हुए सोचा कि इस लड्डू में जहर क्यों नहीं था। रात का वक्त था और छत पर हवा चल रही थी, लेकिन नाहिल का गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा था। और टहल रही थी कि असफल ऊपर आया। नाहिल शेरनी की तरह उसकी तरफ पड़ी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया ऐसी? ये क्या ड्रामा रचा है तुमने नीचे? मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। असलम ने फौरन अपने हाथ जोड़ दिए। खुदा का वास्ता नाहिल, मेरी मजबूरी समझो। सिर्फ 2 दिन की बात है, वो सारा मेरे पीछे पड़ी थी। मैंने जान छुड़ाने के लिए तुम्हारा नाम लिया। मुझे क्या पता था चची जासूस की तरह दरवाजे पर खड़ी होंगी। बस तुम इनकार कर दो कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी। नाहिल रुक गई और बाजू बांधकर उसे देखने लगी। अच्छा, तो मैं इनकार करके बुरी बन जाऊं? सब कहेंगे लड़की में कोई मसला है। वाह क्या प्लान है।
तंजिया नाहिल ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इनकार तुम करोगे, और वो भी ऐसे कि दादा जान खुद ये रिश्ता तोड़े, समझे? असलम ने बेचारगी से सर हिलाया। ठीक है डील, लेकिन करना क्या है? नाहिल की आंखों में शरारत नाचने लगी। कल सुबह नाश्ते की मेज पर जंग होगी, तैयार रहना। मैं साबित करूंगी कि तुम एक निकम्मे और बदतमीज इंसान हो, और तुम साबित करना कि मैं एक बदतमीज और जुबान दराज लड़की हूँ। असलम ने डरते डरते पूछा, अगर दादा जान ने हमें घर से निकाल दिया तो? नाहिल ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तो तुम सड़क पर सो जाना, मैं अपने दोस्त के घर चले जाऊंगी। ये कहकर नाहिल नीचे चली गई और असफन अकेला छत पर खड़ा सोचता रहा कि सारा से बचने के लिए वो किस बड़ी आफत के गले पड़ गया। अगली सुबह असफन अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा मशक कर रहा था और गुस्से का इजहार कैसे करना है। उसने अपनी बैनरेस खीरी और उंगली उठाकर बोला, नाहिल, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं, ये जुमला ठीक नहीं है। असलम ने खुद से ही नफी में सर हिलाया। उसे कुछ ऐसा कहना था जिससे वो बदतमीज भी लगे और नाहिल के दिल भी न टूटे, यानी झूठ भी कायम रहे और सच भी ना छुपे। अभी वो शीशे के सामने मुंह बना ही रहा था कि बशीर हाथ में इस्त्री शुदा कपड़े लेकर अंदर दाखिल हुआ। असद को अजीबो गरीब शक्लें बनाते देख बशीर ने डरते डरते पूछा, छोटे साहब, खैरियत तो है? मुंह पर फालिज का असर तो नहीं हो गया? असद ने झिंझला कर उसे देखा। तुम दरवाजा खटखटा कर नहीं आ सकते क्या? बशीर ने दांत निकाले। दरवाजा खुला था, और वैसे भी आज तो मैदान जंग सजने वाला ना, मैंने सोचा आपको हथियार यानी कपड़े दे दूं। असद ने कपड़े चिपटते हुए कहा, दुआ करो बशीर कि आज का ड्रामा कामयाब हो जाए, वरना दादा जान मुझे जायदाद से आग कर देंगे। बशीर ने सर हिलाते हुए कहा, फिक्र न करे साहब, नाहिल बीबी भी पूरी तैयारी में है। मैंने सुना है कि वो किचन में मुलाजमा से पूछ रही थी कि कॉफी में नमक मिलाने से बंदा मरता तो नहीं है। असलम के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। क्या? नमक? अरे बेटा असफी, ये एक और पराठा ले लो, देखो कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। चची शमीम ने जबरदस्ती असलम की प्लेट में घी से लुथरा हुआ पराठा रखते हुए प्यार जताया। असलम ने बेबसी से दादा जान की तरफ देखा जो अखबार के पीछे छुपे हुए थे, और फिर सामने बैठी नाहिल को देखा जो बड़ी मासूमियत से रबड़ रोटी पर मक्खन लगा रही थी। नाश्ते की मेज पर एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसे सिर्फ चाची की आवाजें ही तोड़ रही थी। ये लो असफी, तुम्हारी कॉफी। नाहिल ने अचानक बड़े सलीके से कॉफी का मग असलम के आगे रखा और धीमी आवाज में बोली, पी लो, ठंडी हो जाएगी। असलम ने शक भरी नजरों से कप को घूरा और दिल में सोचा, जरूर इसमें नमक या मिर्च मिलाई होगी, क्योंकि कल इसने धमकी दी थी। उसने डरते डरते कप होंठों से लगाया और एक छोटा सा घूंट पड़ा। जायका नमकीन तो नहीं था, मगर चीनी का नामो निशान तक नहीं था। असलम ने फौरन मौका गनीमत जाना और जोर से कप मेज पर पटका कि चाय की प्यालियां चिनचना उठी। नाहिल, ये क्या है? असलम की दहाड़ से चच्ची शमीम के हाथ से नवाला गिर गया, और दादा जान ने अखबार नीचे करके ऐनक के ऊपर से देखा। क्या हुआ असली बेटा, क्यों चीख रहे हो? चच्ची ने घबरा कर पूछा। असफल ने खड़े होकर ड्रामाई अंदाज में सीने पर हाथ रखा। चच्ची, आप खुद देख ले, ये लड़की मुझसे शादी से पहले ही मारना चाहती है मुझे। इस कॉफी में चीनी का एक दाना भी नहीं है। क्या मैं कोई मरीज हूँ जो मुझे ये कड़वा पानी पिला रही है? नाहिल तो जैसे इस लम्हे के इंतजार में थी। उसने फौरन मक्खन वाली छुरी प्लेट में फेंकी और जवाबी हमला किया। तो क्या हुआ? अगर चीनी नहीं डाली, चीनी सेहत के लिए मजरे होती है। मैं तुम्हारी सेहत का ख्याल कर रही हूँ और तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। नाहल भी कुर्सी धकेल कर खड़ी हुई और हाथ नचा नचा कर बोली कि देखो हंसी, अपनी आवाज नीची रखो। मैं कोई तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूँ कि तुम्हारे नखरे उठाऊं। अगर इतनी ही मीठी कॉफी चाहिए तो खुद किचन में जाकर बना लो। दादा जाते गला खनकार कर बच्चों कहा, बच्चों आराम से। मगर नाहल ने बात काट दी और फैसला कुन अंदाज में बोली, मुझे ऐसे लड़के की सख्त नापसंद है कि छोटी छोटी बात पर घर सर पर उठा लेते हैं, औरतों पर हुक्म चलाते हैं, और मैं ऐसे शख्स के साथ एक मिनट नहीं रह सकती। चची शमीम ने सर पर हाथ रख लिया। क्या अल्लाह, ये क्या हो गया?
अभी तो मंगनी हुई थी, अभी से बर्तन खड़कने लगे। असलम ने दिल ही दिल में खुशी मनाई कि 3 निशाने पर लगा है। उसने मजीद कहा, और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए, जुबान चलाए जो और बड़ों के सामने तमीज से बात न करे। नाहिल ने मुंह बसूरते हुए दादाजान की तरफ देखा। दादाजान, मैं ऐसे बदतमीज इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। ये रिश्ता अभी और इसी वक्त खत्म समझे। सब घर वाले सहम गए और दस्तरखान पर जैसे सुनाटा छा गया। असलम ने सोचा काम बन गया। अब दादाजान जरूर गुस्सा होंगे। दादाजान ने संजीदगी से अखबार नीचे रखा और ऐनक उतार कर बड़े गौर से दोनों को देखा। असलम और नाहिल ने सांस रोक लिया। दादाजान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम मियाँ बीवी में ऐसे ही नोकझोंक तो मोहब्बत की निशानी होती है। तुम्हारी दादी भी मुझे ऐसे ही डांटती थी और मुझे उनकी यही अदाएं पसंद थी। असलम का मुंह खुलेगा खुला रह गया। दादाजान ने बात जारी रखी, मुझे लगता है कि मोहब्बत को मजीद गहरा होने के लिए इंतजार जरूरी नहीं। निकाह अब अगले हफ्ते नहीं बल्कि परसों होगा, ताकि ये नोकझोंक जिंदगी भर के साथ में बदल जाए। असफल और नाहिल ने एक साथ सर पर हाथ मारा। ये तो लेने के देने पड़ गए। नाश्ते के बाद चाची शमीम ने नया हुक्म जारी किया, परसों निकाह है और तैयारी कुछ भी नहीं। चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बाजार जाना है। असलम ने बहाने बनाने की कोशिश की। चाची, मेरे दफ्तर में बहुत जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। दालचार ने वहीं से आवाज लगाई, काम होता रहेगा, तुम दोनों अपनी पसंद की चीजें खरीदोगे। जाओ गाड़ी निकालो। मरता क्या ना करता, असलम को गाड़ी निकालनी पड़ी। नाहिल पिछली सीट पर बैठने लगी तो चच्ची ने उसे जबरदस्ती अगली सीट पर असलम के साथ बिठा दिया। रास्ते भर दोनों में सर्द जंग जारी रही। नाहिल ने धीमी आवाज में कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अगर तुम काफी चुपचाप पी लेते तो ये नौबत ही ना आती। असलम ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। अगर तुम इस वक्त ड्रामा ना करती तो दादा जान जज्बाती ना होते। अब भुगतो, परसों निकाह है। बाजार में भी दोनों ने एक दूसरे की पसंद को रद्द करने की पूरी कोशिश की, लेकिन चची शमीम हर चीज को ये कहकर पैक करवा देती कि माशाल्लाह, दोनों की पसंद कितनी मिलती जुलती है। दरवाजा खुला और शीजा आंधी की तरह अंदर आई और बोली, हाय अस्फी, कैसे हो? सीधा सोफे पर अस्फी के बिल्कुल साथ गिरने वाले अंदाज में बैठ गई। ओ माय गॉड, तुम कितनी कमजोर लग रहे हो। ये लोग तुम्हें खाना नहीं देते? जिस पर नाहिल जो सेब खा रही थी तंग कर बोली कि आराम से बीवी, ये सोफा है, पाक का बेंच नहीं है। और वो कमजोर नहीं, स्मार्ट है। शीजन नाहिल को नजरअंदाज करते हुए स्तन का हाथ पकड़ लिया कि छोड़ो सबको, तुम अपनी फिक्र करो। थोड़ी देर बाद किचन में शीजा चम्मच हिला रही थी कि हटो मुलाजमा, मैं अपने हाथों से अस्वी के लिए बादाम वाला दूध बनाऊंगी। तभी में नाहिल भागती हुई आई और चम्मच छीन लिया। रुक जाओ, तुम्हें पता भी है अस्वी को बादाम से एलर्जी है। अगर पी लिया तो उसका मुंह सूज कर फुटबॉल जैसा हो जाएगा, फिर शादी पर दूल्हा नहीं गुब्बारा बैठेगा। शीजा डर कर पीछे हट गई, क्या हिलना, मुझे तो पता ही नहीं था। नंदाई ने चुपके से चीनी की जगह नमक का डिब्बा उठाकर कहा, ये लो, अब पिलाओ उसे, ये ताकत का शरबत है, सारी जिंदगी याद रखेगा। शाम के 6 पर शीजा फिर असलम के साथ चिपक कर बैठ गई और हंसते हुए बोली, असफी, तुम कितने मजाइये हो। जिस पर नाहिल गुस्से में आई और जबरदस्ती दोनों के बीच में घुस गई कि जरा इधर हो जाओ। असफल ने कहा, नाहिल, ये क्या बदतमीजी है, जगह नहीं है यहाँ। तुम नाहिल ने कहा, अरे वहां मत बैठो, यहाँ खतरनाक मच्छर है। तुम्हारे बाजू पर। स्टार्क की आवाज के साथ नाहिल ने जोरदार थप्पड़ शीजा के बाजू पर मारा। शीजा दर्द से चीखी तो नाहिल मासूम बन गई कि शुक्र करो मार दिया, वरना डेंगी हो जाता। रात को नाहिल पैर पटकते हुए असलम के कमरे में आकर बोली कि बहुत मजा आ रहा है ना इस मेकअप की दुकान के साथ बातें करके, दांत अंदर कर लो अपने। असलम ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? और मेहमान है। तुम नाहिल बोली, अच्छा, तो कर लो उसी से शादी, मैं जा रही हूँ सब सच बताने। असलम ने रास्ता रोकते हुए पूछा, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही मिस चुड़ैल? जिस पर नाहिल हड़बड़ा गई कि मैं और जलन, वो भी उससे, कभी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी इज्जत बचा रही थी। मगर असलम ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, फिक्र नहीं करो, मुझे पता है असली आफत कौन है।
और मैं उसी के साथ खुश हूँ। जिस पर नाहिल शर्मा कर भाग गई। अगली सुबह शिजा इस्त्री थामे खड़ी थी कि अस्सी के कपड़े मैं इस्त्री करूंगी, तुम हटो। लेकिन नाहिल ने कमर पर हाथ रखकर कहा, खबरदार, जिस घर के मर्दों के काम सिर्फ मैं करूंगी। शिजा ने कहा, तो फिर मुकाबला हो जाए। जो पहले कमीज इस्त्री करेगा वही इस पर असम के कपड़े तैयार करेगा। जिस पर नाहिल ने कहा, मंजूर है, 1 2 3 गो। नाहिल ने बिजली की सी तेजी से इस्त्री शुरू की और बातों बातों में शीजा की इस्त्री का प्लग भी निकाल दिया। शीजा हैरान होकर देखने लगी कि मेरी इस्त्री गर्म क्यों नहीं हो रही। इतनी देर में नाहिल ने कमीज लहराते हुए कहा, हो गई मेरी इस्त्री, तुम तो अभी प्लग ही लगा रही हो, चलो शाबाश, निकलो यहाँ से। असफी मेरा है। असफी, हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। परसों निकाह है और तुम यहाँ सुकून से बैठे छत घूर रहे हो। नाहिल ने असफन के कमरे में चोरों की तरह दाखिल होकर दरवाजा लॉक करते हंगामी इजलास का आगाज किया। परेशानी के आलम में अपने नाखून चबा रही थी कि मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और ना ही मैं जहनी तौर पर इस बर्बादी के लिए तैयार हूँ। कुछ करो वरना हम मारे जाएंगे। असफर ने कुर्सी पर सर टिका दिया और उदासी से बोला, मेरे पास अब कोई मंसूबा नहीं बचा। मुझे लगता है कि अब सच बोलना पड़ेगा। मैं मजीद झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। मैं अभी जा रहा हूँ सबको बताने कि सब एक ड्रामा था और मैं सिर्फ सारा से जान छुड़ाना चाहता था। लाहिल ने घबरा कर उसका रास्ता रोका। तुम पागल हो क्यों? क्या उसे ज्यादा जानकर दिल टूट जाएगा और चाची तो सदमे में शायद बेहोश ही हो जाए। असलम ने बेबसी से कंधे झुकाए। तो फिर और क्या रास्ता है मोहतरमा? क्या हम वाकई झूठ मूठ की शादी कर ले? नहीं असफी, रुको, मत जाओ, खुदा के लिए दरवाजा मत खोलो। मनाल ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते असलम का हाथ पकड़ लिया। असलम ने हैरत से मुड़कर उसे देखा, जिसकी आंखों में नमी तैर रही थी। क्या हुआ मनाहल, अब क्यों रो रही हो? मुझे जाकर ये किस्सा खत्म करने दो। असलम ने सवालिया नजरों से उसे देखा। अगर हम ये सच कभी ना बताए तो? नाहिल ने नजरें झुकाकर जमीन को घूरते लड़ती आवाज में पूछा। असलम का दिल जोर से धड़का और उसने नाहिल के कंधे थाम लिया। क्या मतलब तुम्हारा नाहिल? क्या तुम होश में हो? नाहिल ने बड़ी मुश्किल से अल्फाज अदा किए। मेरा मतलब है, पिछले 2 दिनों में मैंने नोट किया है कि तुम इतने भी बूढ़े नहीं हो जितना मैं समझती थी। तुमने इस मुश्किल वक्त में मेरा ख्याल रखा और सारा से जान छुड़ाने के लिए मुझ पर भरोसा किया। और वैसे भी सारा से तो अब जान छूट गई है ना, तो फिर हम झूठ को सच क्यों नहीं होने देते? असलन चंदन में खामोशी से उसके झुके हुए चेहरे को देखता रहा। फिर उसके लबों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट फैल गई। उसने झुककर नाहल के चेहरे के करीब होते सरगोशी की। तो क्या मैं ये समझूं कि आखिरकार इस चुड़ैल को अपने कामचोर कजन से मोहब्बत हो ही गई है? नाहल का चेहरा शर्म से सुर्ख अनार हो गया। उसने फौरन सोफे से तकिया उठाया, पूरी कोच से असलन को दे मारा। बकवास बंद करो और जाओ अपनी शेरवानी की तैयारी करो। असलम ने तकिया फिजा में ही दबोच लिया और मुस्कुराते हुए सोचा कि शायद ये मुसीबत इतनी भी बुरी नहीं है जितना वो समझ रहा है। असमन अभी सोने की तैयारी कर ही रहा था कि खिड़की से नाल किसी चुड़ैल की तरह कूदती हुई अंदर आई और हाफते हुए बोली, असफन, हम मारे गए, हमारी चोरी पकड़ी गई है। जिस पर असफन घबरा कर बिस्तर से गिरते गिरते बचा। पूछा, क्या हुआ? किसने क्या देख लिया? लाहिर ने रोते हुए कहा कि मेरा मोबाइल चची शमीम ले गई है। उन्होंने कहा है कि दुल्हन को आराम की जरूरत है और मोबाइल से रेडी इश निकलती है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस मोबाइल में हमारी वो वॉइस रिकॉर्डिंग है जो हमने छत पर की थी, जिसमें तुम कह रहे थे कि ये मम्मी सिर्फ 2 दिन का ड्रामा है। असलम के चेहरे का रंग उड़ गया और चीखा, क्या तुम पागल हो? वो रिकॉर्डिंग डिलीट क्यों नहीं की? अगर चाची ने उस सुन ली तो वो हम दोनों का कीमा बनाकर मेहमानों को खिला देंगी। नाहिल ने असद का गिरबान पकड़ कर कहा, मुझ पर चिल्लाने की बजाय कुछ करो। मोबाइल अभी उनके पास है और वो लॉक नहीं है। अगर उन्होंने गैलरी खोल दी तो धमाका हो जाएगा। हमें भी और इसी वक्त वो मोबाइल वापस लाना होगा। असद ने इनकार में सर हिलाया कि मैं शेर के पिंजरे में जा सकता हूँ मगर रात के 2 बजे चची के कमरे में नहीं जा सकता। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो समझेंगी मैं चोरी करने आया।
नाहिल ने उसे बाजू से घसीटते हुए कहा, अगर नहीं गए तो सुबह होने तक वैसे भी तुम्हारा जनाजा निकल जाएगा, इसलिए चुपचाप मेरे पीछे आओ। दोनों बिल्लियां बनकर पंजों के बल चलते चची शमीम के कमरे के बाहर पहुंचे। अंदर से चाची के जोरदार खड़ाटों की आवाजें आ रही थी, जैसे जनरेटर चल रहा हो। असफल ने नाहिल को पीछे धकेला कि तुम बाहर पहना तो मैं अंदर जाता हूँ, और असफल अंधेरे में हाथ टटोलता हुआ बेड की तरफ बढ़ा, जहाँ साइड टेबल पर मोबाइल की नीली बत्ती जल रही थी। अभी असफल ने मोबाइल पर हाथ रखा ही था कि चची ने जोर से करवट ली और उनका बाहरी हाथ सीधा असफल के हाथ पर आ गिरा। असफल के साथ हालत में अटक गए। वो बुत बना खड़ा रहा कि अगर उसने हाथ खींचा तो चची जाग जाएंगे। दरवाजे पर खड़ी नाहल इशारों से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, वापस क्यों नहीं आ रहे। और असफल बेचारा बेबसी से आंखें घुमा रहा था कि मेरा हाथ फंस गया। चची ने नींद में बुड़बड़ाते हुए कहा, बशीर सुबह पराठे में घी ज्यादा लगा रहा, और साथ ही असफल का हाथ जोर से भींच लिया। असफल ने दिल ही दिल में दुआ मांगी कि बड़ी मुश्किल से एक उंगली करके अपना हाथ छुड़ाया और मोबाइल उठाकर उल्टे कदमों भागने ही लगा था कि अंधेरे में उसका पांव फर्श पर लगे जग से टकराया। ठंड की जोरदार आवाज गूंजी और चर्ची हड़बड़ा कर उठ कर बैठी। कौन है, कौन है? चोर, चोर। असलम ने आओ देखा न ताओ सीधा जमीन पर लेट कर बेड के नीचे घुस गया और नाहिल दरवाजे के पर्दे के पीछे छुप गई। चची ने लाइट जलाई और इधर उधर देखा, मगर कोई नजर ना आया। उन्होंने वही दरवाज आवाज लगाई कि बशीर तुम हो क्या, लेकिन कोई जवाब ना आया। चची ने इसे अपना वहम समझा और दोबारा लाइट बंद करके लेट गई। असमन बेड के नीचे दम साधे पड़ा था और उसके नाक के पास चची की चप्पल पड़ी थी, जिस पर अजीब सी बू आ रही थी, मगर वो हिल नहीं सकता था। पूरे 10 मिनट बाद जब वो दोबारा जनरेटर वाले खराटे शुरू हुए तो असलम रेंगता हुआ बाहर निकला और नाहिल का हाथ पकड़ कर ऐसे भागा जैसे जेल से कैद फरार होते हैं। असलम के कमरे में पहुंचकर दोनों ने लंबी सांस ली और नाहिल ने फौरन वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। असलम ने पसीना पोंछते हुए कहा, कसम ले लो आज के बाद मैं कोई रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा। मेरी तो जैसे जान निकल गई थी। जिस पर नाहिल हंस पड़े कि चलो कम से कम मोबाइल तो मिल गया, अब जाओ सो जाओ, वरना चच्ची ख्वाब में भी आ जाएंगी। शादी की तैयारियों के बीच एक दोपहर जब असफल और नाहिल लॉन्च में बैठे जबरदस्ती एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे थे कि अचानक मोहल्ले की सबसे मशहूर जासूस खातून बेगम फारूक, जो पूरे मोहल्ले की खबरें रखने का एहसास रखती थी, अंदर दाखिल हुई। वो आते ही मशकूक नजरों से असफल और नाहिल को घूरने लगी, जो सोफे के अलग अलग कोनों पर बैठे थे, और तंजिया अंदाज में बोली, अरे शमीम बहन, ये क्या अचानक बम फोड़ा तुमने, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि आग और पानी एक साथ कैसे रह सकते हैं। जरूर दाल में कुछ काला है। चची शमीम फौरन दिफा के लिए पहुंच गई, अरे बहन तुम्हें क्या पता, ये तो छुपा रिश्तम निकला, इनकी मोहब्बत तो आसमानों पर लिखी हुई थी। बेगम फारूक ने नाक से गिर कर कहा, अच्छा जरा हम भी तो देखें, ये आसमानी मोहब्बत मुझे ये दोनों मजबूरी के मारे लग रहे हैं। असफर और नाहिल को खतरा महसूस हो कि कहीं हमारा बांडा ही न फोड़ दे, तो दोनों खिसक कर एक दूसरे के करीब हो गए। असफर ने जबरदस्ती मुस्कुराते मेज से बिस्किट उठाया, बड़े प्यार से नाहिल के मुंह की तरफ बढ़ाया कि खाओ ना मीनू, तुम्हारा पसंदीदा बिस्किट है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया ना। नाहिल ने दांत पीसकर बिस्किट का आधा हिस्सा मुंह में लिया और बाकी आधा जबरदस्ती असलम के मुंह में ठोस दिया कि तुम भी खाओ असली जान, तुम्हें भी बहुत पसंद है ना, तुम भी तो कमजोर हो गए हो। बेगम फरूक ये ओवर एक्टिंग देखकर छल भूल गई और बोली, हाय अल्लाह, नजर न लगे, कितनी मोहब्बत है। वैसे असलम बेटा, सुना है तुम्हारे ऑफिस में कोई सारा नाम की लड़की भी थी, उसका क्या हुआ? असलम को जोर का ठसका लगा और नाहिल ने मौका पाकर उसकी कमर पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि असलम की आंखों से पानी निकल आया और नाहिल ने उसमें से कहा, अरे कुछ नहीं आंटी, वो बेचारी तो असलम को बाई समझती थी ना, है ना असली। असलम ने खांसते हुए रोते हुए सर हिलाया और बेगम फारूक की मजीद कोई सनसनीखेज खबर ना मिलने पर मायूस होकर चलती बनी, जबकि असलम अपनी टूटी हुई कमर सहलाता रह गया कि मोहब्बत का नाटक तो महंगा पड़ रहा है। आराम से हाथ आगे करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, जो टीका लगाने लगा। असलम ने मेहंदी की रस्म के दौरान
नाहल का हाथ पकड़ते हुए शरारत से कहा, जो कि पीले जोड़े में किसी शहजादी से कम नहीं लग रहे थे। नाहल ने खामोशी से हथेली आगे की, लेकिन जो ही असद ने मेहंदी का टीका लगाया, नाहल ने इतनी जोर से उसके हाथ से चुटकी काटी कि असफन की हल्की सी चीख निकल गई। ये क्या बदतमीजी है, मेरा हाथ नीला कर दिया तुमने। असद ने दर्द छुपाते हुए और कजल को दिखाने के लिए जबरदस्ती मुस्कुराते धीमी आवाज में शिकायत की। याद रखना बेगम, इस चुटकी का हिसाब मैं बारात वाले दिन सूद समेत लूंगा। असफर ने उसे आंखों ही आंखों में वार्निंग दी। नाहिल ने भी मुस्कुराकर उसे चैलेंज किया कि शौक से ले लेना, मैं कौन सा डरती हूँ, हिम्मत है तो लेकर दिखाना। आसपास बैठी कजिन्स एक दूसरे को कौनियां मारी थी कि देखो आए, कितनी प्यारी बातें हो रही है। हालांकि वहां ऐलान जंग हो रहा था। तभी बशीर लड्डू की ट्रे लिए उनके सर पर आन पहुंचा और मुंह खोलकर बोला, ले जी, मुंह मीठा करे। ये जोड़ी तो मेरी तहज्जुद की दुआ का नतीजा है, वरना तो ये टॉम एंड जेरी थे। मेहंदी की तकरीर में अचानक असलम की पुप्पी का बेटा फाद स्टेज पर आया और सीधा नाहल के साथ बैठ गया। ओह माय गॉड मीन, तुम तो बिल्कुल बदल गई हो, कितनी प्यारी लग रही हो। जिस पर असलम फौरन स्टेज पर बोला और बोला, भाई साहब पहली बार, इसका नाम नाहल है, मीनू नहीं। दूसरी बात, ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए थोड़ा फासला रखें। फाहद ने हंसते हुए नाहल के कंधे पर हाथ रखा। अरे असफी, तुम तो कजन हो, मैं तुम नाहल का बचपन का मंगेतर हूँ, वो तो मैं विलायत चला गया था और आज दुल्हा मैं होता। नाहल ने हसन को जगाने के लिए मुस्कुरा कर कहा कि हाँ फाहद, तुम तो हमेशा से मेरे पसंदीदा थे, याद है हम बचपन में घर घर खेलते थे। जिस पर असलम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे जबरदस्ती फाहद को खींच कर उठाया। हाँ, और अब हम शादी शादी खेल रहे हैं, इसलिए तुम जाकर ना बच्चों के साथ खेलो। फाहद ने जाते जाते नाहल की तरफ फ्लाइंग किस दी, तो असलम ने दांत पीस कर नाहल से कहा, खबर था जो तुमने इस वलायती तोते से बात की, वरना मैं इसे वापस इसके मुल्क भिजवा दूंगा। तुम नाहल ने शरारत से पूछा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है? जिस पर असफर ने मुंह फेर कर कहा, जलन, और वो भी इस चूजे से, कभी नहीं। लेकिन उसकी हालत बता रही थी कि दिल में आग लगी हुई है। शादी वाले दिन असफन के कमरे में एक अलग ही क्यामत उठी हुई थी। असफन शेरवानी पहने शीशे के सामने खड़ा था, लेकिन पगड़ी उससे संभाली नहीं जा रही थी। बशीर ने मदद करने की कोशिश की तो पगड़ी असफन की आंखों पर गिरी। असफन ने झिंझरा कर पगड़ी उतारी और बेड पर फेंक दी। अगर ये पगड़ी ना बंधी तो मैं शादी पर नहीं जा रहा। दादा जान कमरे में दाखिल हुई और असफन की हालत देखकर मुस्कुराए। उन्होंने आगे बढ़कर बड़े प्यार से असलम के सर पर पगड़ी बांधी और उसके कंधे पर चिपकी थी। आज तो तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे लग रहे हो, खुश रहो। असलम की आंखों में नमी आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये झूठ अब सिर्फ उसकी और नाहल की शरारत नहीं, बल्कि पूरे खानदान की खुशियां उससे जुड़ गई थी। शादी का हॉल रोशनियों से जगमगा रहा था। मेहमानों की आमद जारी थी और हर तरफ रौनक ही रौनक थी। निकाह के बाद जब असफल और नाहल स्टेज पर पहुंचे तो वो वाकई एक मुकम्मल जोड़ा लग रहे थे। लेकिन असल रौनक तो स्टेज के नीचे लगी थी। चच्ची शमीम सुनहरी रंग की भड़कीले सूट में मलबूस हर मेहमान का इस्तकबाल ऐसे कर रही थी जैसे वो इलेक्शन जीत गई हो। वो फखर से अपना सीना चौड़ा किए बुलंद आवाज में बता रही थी, मैं ना होती तो ये जोड़ी कभी न बनती। मैंने ही तो असफन की वो बात सुनी थी जब वो छुप कर नाहल की तारीफ कर रहा था। है, मेरा तो तजर्बा कहता है कि इन दोनों के दिल मिले हुए हैं। नाहल ने स्टेज से चच्ची को इशारे करते हुए देखा और असफन की तरफ झुकी। देखो, तुम्हारी वजह से चची का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया। अब ये सारी जिंदगी हमें एहसान जताती रहेगी। असलम ने मुस्कुराकर नायल को देखा, जो कि लाल जोड़े में उसकी होश उड़ा रही थी। उसने नायल के कान के करीब झुककर सरकोश की। शुक्रिया मेरी साथी। नायल ने चौंक कर उसे देखा। किसने? असलम ने नायल की आंखों में झांकते हुए कहा, मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन झूठ सच करने के लिए। अगर मैं वो झूठ ना बोलता तो शायद मुझे कभी पता न चलता कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब मेरे घर में मौजूद था। नायर के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने नजरें झुका ली। तभी सामने खड़े फोटोग्राफर ने जोर से आवाज लगाई, दुल्हा दुल्हन जरा मुस्कुराइए प्लीज। दोनों बेख्तियार हंस पड़े और उनकी वो हंसती हुई तस्वीर हमेशा के लिए कैमरे में कैद हो गई।
جو اس بات کی گواہ تھی کہ محبت کبھی بھی اور کہیں بھی ہو سکتی ہے، چاہے شروعات جھوٹ سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ نکاح کے فوراً بعد ہال میں سکون تھا کہ اچانک بڑکے سے دروازے پر شور ہوا اور ایک لڑکی چیختی ہوئی اندر آئی کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، رک جاؤ، جس پر اسفند کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا پڑ گیا اور ناہل کے دوپٹے کے پیچھے چھپنے لگا کہ یہ سارا مصیبت کہاں سے آ گئی۔ سارا نے اسٹیج کے قریب آ کر انگلی اٹھائی کہ اسفند، تم مجھ سے وعدہ کرو، کسی اور سے شادی کیسے کر سکتے ہو، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ جس پر پورے ہال میں سناٹا چھا گیا اور دادا جان نے اینک ناک پر ٹکاتے حیرت سے پوچھا، یہ محترمہ کون ہے اور کس وعدے کی بات کر رہی؟ اسفند کے سوال سے ہی رک گئے، مگر ناہل نے بڑے اطمینان سے مسکرا کر اسفند کا ہاتھ تھاما اور بلند آواز میں بولی، ارے اسفی، یہ وہی ہے نا جس کا تم بتا رہے تھے کہ وہ بیچاری لڑکی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے اور وہ شہر کے ہر دلہا کو اپنا شوہر سمجھنے لگتی ہے۔ چچی شمیم نے جیسے ہی سنا ان کی ممتا جاگ اٹھی اور وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور سارا کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور بولی، ہائے بیچاری، اتنی پیاری شکل ہے اور دماغ بالکل خالی ہے، بیٹا تم فکر نہیں کرو، یہاں سب تمہارے بہن بھائی ہیں، چلو شاباش، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں بریانی کھلاتی ہوں۔ سارا نے غصے سے چچی کا ہاتھ جھٹکا، میں پاگل نہیں ہوں، یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اسفند کی دوست ہوں۔ تو چچی نے افسوس سے سر لایا، ہائے ہائے، دوڑا بہت شدید ہے، خود کو دوست کہہ رہی ہے، بشیر جلدی آؤ، اس بچی کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر گھر چھوڑ کر آؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ سارا چیختی چلاتی رہی، مگر بشیر اور 2-3 ویٹرز نے اسے گھیرے میں لے کر باہر نکال دیا اور دادا جان نے اسفند کے کندھے پر تھپکی دی کہ بیٹا تم تو بہت نیک ہو، ایسی بیمار لڑکیوں کی مالی مدد بھی کیا کرو، اس کی علاج کا خرچہ ہم دیں گے۔ جس پر اسفند اور ناہل نے بامشکل اپنی ہنسی روکی اور یوں یہ طوفان بھی ٹل گیا۔ ولیمے کی اگلی صبح سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ اسفند نے انگڑائی لیتے آنکھیں کھولی تو دیکھا ناہل پہلے سے تیار کھڑی تھی، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو خشک کری تھی۔ اسفند کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر رومانوی انداز میں بولا، صبح بخیر بیگم، کیسی ہو؟ ناہل نے پلٹ کر اسے گھورا جیسے کوئی اجنبی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ اسفند کے آگے پھیلا دیا، لاؤ پیسے۔ اسفند ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھا، حیر سے پوچھا، پیسے؟ کس بات کے پیسے؟ ناہل نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں نچاتے ہوئے کہا، منہ دکھائے کے نواب صاحب، کیا لگا فری میں منہ دکھاؤں گی؟ یہ پرانی رسمیں اب مہنگی ہو گئی ہے۔ اسفند نے بے بسی سے اپنی جیبیں ٹٹولی اور پھر تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا، یا تھوڑا ادھار کر لو، یہ پرس بالکل خالی ہے، قسم لے لو۔ ناہل نے تکیہ کھینچا، کوئی ادھار نہیں چلے گا، مجھے ابھی اور اسی وقت اپنا تحفہ چاہیے۔ ابھی ان کی یہ پیاری سی بحث چلی رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھڑکے سے کھلا، نہ کوئی دستک نہ کوئی آواز۔ چچی شمی میں ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے ایسے اندر داخل ہوئے جیسے کسی میدان جنگ میں سپاہی داخل ہوتے۔ ارے اڑ گئے میرے کبوتروں، ان کی آواز پورے کمرے میں گونجی، میں تم دونوں کے لیے نا گرم گرم ناشتہ لائی ہوں۔ اصلی بیٹا جلدی سے پراٹھے کھا لو ورنہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور ناہل تم کھڑی کیوں، بیٹھو نا۔ اسد نے روتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، چچی دروازہ تو کھٹ ڈالیا ہوتا، ہم ڈر ہی گئے تھے۔ چچی نے زوردار کہہ لگا، ارے اپنے ہی گھر میں کیا دستک دینا، اور تم کون سا غیر ہو، چلو ناہل تم بھی آ جاؤ۔ اسفند نے ناہل کے کان میں دکھی لہجے میں سرگوشی کی، لو جی ہماری تنہائی کا جنازہ نکل گیا، اب ناشتے کے ساتھ چچی کی باتیں بھی ہضم کرنی پڑیں گی۔ اسفی یہ چمکیلا ڈبہ پکڑو، پکا میرے کسی دوست نے بھیجا ہے، مجھے اس پہ سے کسی مہنگی پرفیوم یا جولری کی خوشبو آ رہی ہے۔ ناہل نے پرجوش انداز میں ڈبہ اسفند کی طرف بڑھایا۔ اسفند نے وہ ڈبہ کھولتے زوردار کہکا لگایا، ہاں خوشبو تو آ رہی، مگر ہیرے جواہرات کی نہیں بلکہ سڑک کنارے والے چائے کی۔ واہ بیگم، تمہاری امی دوست نے کارٹون والے 6 گلاس بیچے ہیں، لگتا ہے وہ تمہیں ابھی بھی بچی سمجھتی ہے۔ ناہل نے جھنجھلا کر وہ ڈبہ پڑے پھینکا اور ایک باری پیکٹ اٹھا لیا، یہ اچھا ہے، اسے چھوڑو، یہ والا کھولو، یہ کافی وزنی ہے، ضرور تمہارے دوستوں کی طرف سے ہے، اور اس میں کوئی قیمتی چیز ہوگی۔ اسفند نے فخر سے کالر ٹھیک کیا کہ بالکل، میرے دوستوں کی کلاس ہی الگ ہے، تم دیکھنا کوئی شاہانہ تحفہ ہوگا۔ مگر جیسے ہی ریپر پھٹا اسفند کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اندر سے ایک استری نکلی تھی جس پر
चीख लगी थी कि भाभी के कपड़े इस्त्री करने के लिए तोहफा कबूल करें। नाहिल हंस हंस कर रो रही होगी कि मान गई तुम्हारे दोस्तों को, तो तुमसे भी ज्यादा समझदार निकले। उन्हें पता है घर में क्या ड्यूटी देते हैं। जिस पर असफल ने गुस्से से इस्त्री साइड पर रखी कि पक्का बशीर की शरारत है, इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी अगला डिब्बा खुला और उसमें से बच्चों का फीडर बरामद हुआ, जिसे देखकर दोनों एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। फिर कमरा उनके कहकों से गूंज उठा। अभी नाहिल असफन को मिलने वाली स्त्री पर हंस रही थी कि जैसी शमीम कमरे में दाखिल और कुदरत का खेल देखे कि उन्होंने नाहिल को वही काम सौंप दिया जिसका वो भी मजाक उठा रही थी। उन्होंने बड़े मान से कहा, नाहिल बेटा, दादाजान शाम को मेहमानों के साथ सामने अपनी पसंदीदा सफेद लट्ठे वाला कुर्ता पहनना चाहते हैं और वो किसी मुलाजिम से इस्त्री नहीं करवाते, इसलिए तुम अपनी निगरानी में खुद इसे इस्त्री कर दो। नाहिल जो किचन के कामों से भागती थी, उसने सोचा कि इस्त्री करना कौन सा मुश्किल काम है, ये तो बाएं हाथ का खेल है। वो बड़े एतमाद से इस्त्री वाले स्टैंड के आगे खड़ी हो गई और कुर्ता बिछा लिया। उसका ध्यान बार बार असलम की तरफ जा रहा था, जो लाउंज में बैठा कजन्स के साथ गपशप लगा रहा था। नाहिल ने सोचा कि जल्दी से काम खत्म करके वो भी वहीं जाकर बैठ गई। इसी सोच में वो इस्त्री करते करते ऐन दरमियान में रखकर खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। उसे अंदाजा नहीं हुआ कि इस्त्री जरूरत से ज्यादा गर्म हो चुकी है और कपड़े का नाजुक रेशा उस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। अचानक कमरे में कपड़े जलने की एक अजीब सी नागवार बू फैल गई। ताहिल ने चौंक कर नाक सिकुड़ी और इधर उधर देखा कि ये बू कहाँ से आ रही है। लेकिन जब उसकी नजर इस्त्री स्टैंड पर पड़ी तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। सफेद कुर्ते के ऐन दरमियान में स्त्री का एक बड़ा सा बूरा निशान बन चुका था, जो दूर से चीख चीख कर अपनी तबाही की दास्तान सुना रहा था। नाहल के हाथ पांव फूल गए। उसे जल्दी से स्त्री हटाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दादाजान का पसंदीदा कुर्ता अब पहने के काबिल ले रहा था। नाहल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो जानती थी कि दादाजान अपने कपड़ों के मामले में कितनी हसास है। वो भी परेशानी में नाखून चबा ही रही थी कि असलन कमरे में दाखिल हुआ। नाहिल, ये क्या जलने की बू आ रही है? असलन ने नाक पर रुमाल रखते हुए पूछा। नाहिल ने रोते हुए जला हुआ कुर्ता ऊपर उठाया। असी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। दादाजान का कुर्ता जल गया। असफन ने आगे बढ़कर कुर्ते का मुआयना किया। उसकी हालत देखकर असफन ने अपना माथा पीट लिया। नाहिल, तुमने तो कमाल कर दिया। ये दादाजान का वो कुर्ता है जो वो खास मौकों पर पहनते हैं। अब तो वो हमें घर से निकाल देंगे, या कम से कम शाम की चाय पर हमारी क्लास जरूर लेंगे। नाहिल की हिचकियां बन गई। अब क्या होगा? अफ्वी को रास्ता निकालो प्लीज। असफर ने कमरे में टहलना शुरू कर दिया। वो गहरी सोच में था। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आई। रुको, एक मिनट। वो तेजी से अपनी अलमारी की तरफ भागा और कपड़ों का ढेर उलट पुलट करने लगा। नाहिल हैरत से उसे देख रही थी। चंद लम्हों बाद असफर ने एक बिल्कुल नया सफेद कुर्ता निकाला और फातिहाना अंदाज में लहराया। ये देखो नाहिल। नाहिल ने आंसू पूछते हुए पूछा, ये क्या है? असद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा नया कुर्ता है जो मैंने ईद के लिए लिया था, और इत्तेफाक से ये बिल्कुल दादाजान के कुर्ते जैसा है। बिल्कुल इसी ब्रांड का है। मैंने गलती से बड़े साइज का ले लिया था जो कि मुझे ढीला था, लेकिन दादाजान को बिल्कुल फिट आएगा। और नाहिल ने बेयकीनी से कुर्ते को देखा, फिर असद को। असद, तुम वाकई मुझे बचाने के लिए अपना नया कुर्ता कुर्बान कर दोगे? असद ने कंधे उचकाए। अब अपनी बीवी को दादाजान के गुस्से से बचाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। जल्दी से इसे इस्त्री करो, लेकिन ध्यान से। इस बार मैं पास खड़ा रहूंगा। दोनों ने मिलकर एहतियात से कुर्ता इस्त्री किया और फिर से हैंगर से लटका कर लाउंज पे ले गए। शाम की चाय पर जाता दादाजान वो कुर्ता पहन कर आए तो उनके चेहरे पर एक अलग ही रौनक थी। उन्होंने कुर्सी पर बैठते कुर्ते की आस्तीन को हाथ लगाया और खुशी से बोले, वाह भाई बहू रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। इतने प्यार और नफासत से इस्त्री किया कि मेरा पुराना कुर्ता भी बिल्कुल नया नया लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी बाजार से खरीदा हो। असफन और मुनाहिल ने एक दूसरे की तरफ देखा और बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। असफन ने दिल ही दिल में सोचा कि दादाजान ये वाकई नया ही है। नाहिल, क्या तुम्हें यकीन आ रहा है कि हम बाकी इस मुकाम तक पहुंच गए?
असमन ने छत की रेलिंग पर झुकते हुए गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जहां तारे किसी बारातियों की तरह चमक रहे थे। रात की खनकी भर रही थी और दूर से आती हुई ट्रैफिक की आवाज मध्यम पड़ चुकी थी, जिसने माहौल को मजीद सहर अंगेज बना दिया था। महल ने अपनी शॉल दुरुस्त करते असमन की तरफ देखा और धीमी आवाज में जवाब दिया, सच कहूं मौसी, तो मुझे अभी भी ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है। मुझे डर है कि कहीं आंख खुलेगी और पता चले कि हम अभी भी इसी छोटी पहली छोटी वाली मम्मी है सुबह में। अस्तर ने मुस्कुराकर नफी में सर लाया और जज्बात से भरपूर लहजे में बोला, नहीं मुनाहिल, ये अब हकीकत है और मैं इस हकीकत को ख्वाब से भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें सब इन हंगामों और घर के शोर शराबों से दूर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ सिर्फ मैं हूँ, तुम हो और सुकून हो। नाहिल की आंखों में चमक आ गई। उसने पूछा, तुम्हारे जहन में क्या है? असलम ने पुरजोश अंदाज में कहा, मैंने सोचा कि हम हनीमून के लिए मरी जाएंगे। सुना है वहां बर्फबारी शुरू होने वाली है। सोचो, हर तरफ बर्फबारी की चादर हो। हम माल रोड पर हाथों में हाथ डालकर चलेंगे और गर्म कॉफी पियेंगे। कोई चच्ची शमीम नहीं होगी, कोई बशीर नहीं होगा, बस हमारी अपनी दुनिया होगी। नाहिल खुशी से खिल उठी, वाह असली, ये तो बहुत जबरदस्त प्लान है। मैं अपने सारे नए सूट साथ ले जाऊंगी और हम इतनी ज्यादा तस्वीरें बनाएंगे ना कि एल्बम भर जाएगी। दोनों अपने रोमानवी मुस्तकबिल के नक्शे बनाने में इस कदर खोए हुए थे और एक दूसरे की आंखों में दिख रहे थे कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि पीछे अंधेरे में कोई और भी मौजूद है। वो भी बर्फबारी और खामोशी के मजे लूटने की बातें कर रहे थे कि अचानक एक जानी पहचानी खांसी की आवाज ने उनकी ख्वाब चकनाचूर कर दिए। खड़ खड़ खड़। दादाजान की खांसी की आवाज रात की खामोशी में बम की तरह फटी। असलम और मुनाहिल उछल कर एक दूसरे से दूर हुए। दादाजान अंधेरे से निकलकर रोशनी में आए और मुस्कुराते हुए बोले, बरखुरदार, मरी जाने का प्रोग्राम है? बहुत खूब। हमारा भी बहुत दिल चाह रहा था पहाड़ों की सैर करने की जाए। असफन का मुंह खुले का खुला रह गया। दादाजान ने बड़े पुरजोश अंदाज में कहा, ऐसा करते हैं, कल पूरी फैमिली चलते हैं। मैंने अभी ड्राइवर को फोन करके बड़ी कोस्टर करवा ली है। तुम्हारी फूफो और चाचा भी बच्चों समेत आ जाएंगे। बहुत मजा आएगा। सब मिलकर अंताक्षरी खेलेंगे और पिकनिक मनाएंगे। असलम ने बेबसी से नाहल को देखा, जैसे कह रहा हो कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। दादाजान अपनी बात मुकम्मल करके नीचे चला गया ताकि सबको खुशखबरी सुनाए। नाल ने अपनी हंसी दबाते हुए असलम के कंधे पर हाथ रखा और हमदर्दी से बोली, कोई बात नहीं मजनू मियाँ, लॉन्ग ड्राइव ना सही, फैमिली पिकनिक ही सही, आखिर बड़े बुजुर्गों का साथ भी तो रहमत होता है ना। असलम ने आसमान की तरफ देखा, कहा और दोनों हाथ उठाए, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मुझे सुकून आखिर कब मिलेगा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो घर के बाहर एक बड़ी सी कोस्टर हॉर्न बजा रही थी। मोहल्ले वाले खिड़कियों से जान रहे थे कि शायद कोई बारात जा रही है, लेकिन ये तो असवन के हनीमून का काफिला था। घर के बाहर सामान का ढेर लगा हुआ था, जिससे वो लोग मरी शिफ्ट हो रहे हो। चची शमीम देचकियां और टिफिन कैरियर संभाले हदायत दे रही थी, बशीर ध्यान से, ये सालन की देचकी है, अगर जरा सी भी झलकी तो तुम्हारी खैर नहीं। एसवन दरवाजे पर खड़ा अपनी छोटी सी सूटकेस को दिख रहा था और फिर सामान के पहाड़ को जो कोस्टर की छत पर लादा जा रहा था। उसने ठंडी हवा भरी और सोचा कि उसने तो रोमानवी सफर का सोचा था, लेकिन यहाँ तो हिजरत का मंजर पेश किया जा रहा है। नाहिल उसके पास आई और मुस्कुराती बोली, मुंह सीधा कर लेस्ली, अब तो जाना ही पड़ेगा। देखे सब कितने खुश हैं। असल ने बच्चों को कोस्टर की सीटों के लिए लड़ते हुए देखा और बेबसी से सर हिला दिया। कोस्टर में बैठने का महल्ला भी किसी जंग से कम नहीं था। दादाजान ने ड्राइवर के साथ वाली सीट संभाली थी ताकि उसे रास्ता बता सके। हालांकि ड्राइवर पिछले 20 साल से इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा था। असफर ने कोशिश की कि उसे और महल को सबसे पीछे वाली सीट मिल जाए ताकि थोड़ा सा सुकून रहे, लेकिन वहां पहले से फुप्पो के बच्चों ने कब्जा कर लिया था। आखिरकार उन्हें दरमियान वाली सीट मिली, जो पहिए के बिल्कुल ऊपर थी और जहां सबसे ज्यादा झटके लगते थे। असफर खिड़की वाली साइड पर पिचका हुआ बैठा हुआ था
اور ناہل کی سس کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ بچے بار بار اسفن کی گود میں اچھل رہے تھے اور چچی شمیم ہر 5 منٹ بعد مڑ کر پوچھتی، کسی کو بھوک تو نہیں لگی؟ اسفن نے جھنجھلا کر کہا، چچی ابھی تو ہم ناشتہ کیا تھا، خدا کے لیے تھوڑا رحم کرے میرے مادے پر۔ گاڑی پہاڑی راستے پر رواں دوا تھی اور موسم خوشگوار ہوتا جا رہا تھا۔ بوریت دور کرنے کے لیے کسی نے انتاکشری کھیلنے کی تجویز دی۔ چچی شمیم نے سب سے پہلے گانا شروع کیا۔ ان کی آواز اتنی بلند اور بے سری تھی کہ ڈرائیور نے گھبرا کر ہی بریک لگا دی۔ سب ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے تھے۔ اسفن جو اب تک منہ بنائے بیٹھا تھا، وہ بھی اب چچی کے اس قدر انداز پر مسکراتے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ ناہل نے اسفن کو کوہنی ماری، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ فیملی کے ساتھ الگ ہی مزہ ہے۔ اسفن نے اقرار میں سر لایا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے گھر والے کتنے سادہ اور مخلص ہیں۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشیاں ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اسے احساس ہوا کہ شاید وہ تنہائی میں وہ خوشی محسوس نہ کر پاتا جو ان کہکوں کے درمیان وہ محسوس کر رہا تھا۔ دیکھو اسفی، سکون کی امید تو چھوڑو، کیونکہ ہمارا خاندانی ایسا ہے، مگر سچ کہوں اصل خوشی ان سب کے ساتھ ہے۔ ناہل نے شور شرابے کے بیچ چپکے سے اسفن کا ہاتھ تھام کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ سوچو اگر ہم اکیلے آتے تو شاید بور ہو جاتے، لیکن اب ہمارے پاس بڑھاپے میں سنانے کے لیے کتنی ساری کہانیاں ہوں گی نا۔ اسفن نے سامنے دیکھا جہاں دادا جان ڈرائیور سے بحث کر رہے تھے اور چچی بچوں میں پراٹھے بانٹ رہی تھی۔ پھر اس نے ناہل کی آنکھوں میں جھانک کر مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہ سب آفتے ہی تو میری زندگی ہے جن کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیگم۔ ناہل نے پوچھا، کیا؟ تو اسفن نے اس کا ہاتھ دبا کر شرارت سے اور محبت بھرے لہجے میں کہا کہ ان ساری آفتوں میں تم سب سے بڑی اور پیاری آفت ہو جسے میں کبھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا۔ ناہل نے جھوٹی خودکی سے گڑا، اچھا تو میں آفت ہوں؟ اسفن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی دلی کیفیت بیان کی، کیا تم وہ آفت ہو جس نے میرے دل کی ویران دنیا کو آباد کر دیا؟ سچ کہوں ناہل، تو جب ہم نے وہ جھوٹ بولا تھا تو مجھے لگا تھا کہ میں مصیبت پہ پھنس گیا ہوں، مگر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ مصیبت نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ تھا، کیونکہ اس شور شرابے اور ہنگاموں کے بیچ صرف تمہارا ساتھ ہی ہے جو مجھے سکون دیتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے اگر ساری دنیا بھی ایک طرف ہو اور تم ایک طرف تو میں ہنستے ہوئے اس پاگل خانے کو چنوں گا، کیونکہ یہاں تم میرے ساتھ ہو۔ کاری بل کھاتے راستوں اور سرسبز پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہوٹل کے سامنے رکی جہاں ہلکی ہلکی دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ گاڑی رکتے ہی ایک نیا طوفان جیسے کھڑا ہو گیا۔ چچی شبیم نے سب سے پہلے نعرہ لگایا، خبردار کوئی نیچے نہ اترے جب تک میرے کوفتوں کی دیچکی خیریت سے نیچے نہیں آتی۔ بشیر دھیان سے پکڑنا، اگر شوربہ گر گیا تو تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ اسلم نے چھت سے سامان اتارتے ہوئے ہانپ کر کہا، چچی خدا کا خوف کرے، یہاں اتنی حسین موسم میں میری کمر ٹوٹ رہی ہے اور آپ کو کوفتوں کی فکر ہے؟ جس پر ناہل نے نیچے کھڑے ہو کر چیر کے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا، جلدی کرو مزدور صاحب، ابھی میرا تیار ہونے والا بیگ بھی باقی ہے۔ جو ہی اسلم نیچے اترا، سامنے اوپر پہاڑوں پر چھائے باتوں کی ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا اور بری طرح کانپنے لگا کہ یہ مری ہے یا برف کھانا، مجھے تو لگ رہا ہے میرا خون جم جائے گا۔ ناہل نے شرارت سے کہا، تو کیا ہوا، دیکھو کتنا رومانوی موسم ہے، فلموں میں تو ہیرو اپنا کوٹ اتار کر ہیروئن کو دے دیتا ہے، لاؤ مجھے بھی دو۔ مگر اسفر نے اپنے کوٹ کو زور سے بھینچ لیا، وہ فلمیں ہوتی ہیں بی بی، اگر میں نے یہ اتارا تو میں ان برفانی پہاڑوں کا مجسمہ بن جاؤں گا، اس لیے اپنا بندوبست خود کرو۔ وہ لکڑی کے بنے قدیم اور خوبصورت ہوٹل کی لابی میں داخل ہوئے جہاں سے باہر کا نظارہ کسی پینٹنگ جیسا لگ رہا تھا، مگر کاؤنٹر پر ایک الگ ہی ڈرامہ چل رہا تھا۔ دادا جان ہوٹل کے ملازم سے بحث کر رہے تھے کہ کیا مطلب 5,000 کا رائے، میں 5 سال پہلے آیا تھا تو 50 روپے میں کمرہ لیا تھا، یہ تو لوٹ مار ہے۔ اسلم نے جلدی سے آگے بڑھ کر ملزم کے کان میں کہا، بھائی باقی پیسے میں دے دوں گا، اب بس دادا جان کو ہاں کر دے ورنہ یہ ہمیں باہر سڑک پر ہی سنائیں گے۔
कमरों की तकसीम पर भी जंग छिड़ गई थी कि कौन किसके साथ सोएगा। फूफो के बच्चे असफन के कमरे में घुसने की जिद कर रहे थे कि हमने भाई के साथ सोना है, और खिड़की से बादल दिखने हैं। असफन ने हाथ जोड़ लिए कि खुदा के लिए मुझे बख्श दो, मेरी नई नई शादी हुई है, जाओ बशीर के साथ सो जाओ। और बड़ी मुश्किल से उन्हें धक्के देकर बच्चों को निकाला। आखिरकार जब असफन ने दरवाजा बंद किया और खिड़की से नजर आने वाले जगमगाते शहर को देखा, जो कि बादलों के बीच तैरता हुआ लग रहा था, तो उसने सुख का सांस लिया कि शुक्र है मैदान जंग से जिंदा वापस आ गया है। असफर ने कॉफी का मग नाहिल को पकड़ाते हुए मुस्कुराकर पूछा, तो मिस बाहिर नफ्सियात, क्या अब हम कह सकते हैं कि हमारा मिशन शादी इम्पॉसिबल अब मुकम्मल होगी होकर पॉसिबल हो गया? जिस पर नाहिल ने मग थाम कर असफर के कंधे पर सर रखा और खिड़की से नजर आने वाले धुंधले पहाड़ों को देखते हुए जवाब दिया, ये कभी नामुमकिन था ही नहीं, बस इसे मुमकिन बनाने की थोड़ी सी ड्रामे और दादाजान की साजिश की जरूरत थी। असफर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते आखिरी सवाल किया, क्या हमारा बाकी सफर भी ऐसा ही हंगामा खेज रहेगा? तो अब नाहिल ने शरारत और मोहब्बत से भरपूर लहजे में कहा कि जब तक तुम और तुम्हारी आफतों भरी फैमिली मेरे साथ है, ये सफर कभी बोरिंग नहीं हो सकता। और यूं मरी की ठंडी हवाओं और गर्म कॉफी की खुशबू के बीच उनकी